हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम मैथ की क्लास स्टार्ट करेंगे और इसमें हम मैथ आपकी जो 30 नंबर की आती है, पेपर 1 में भी 30 नंबर की आती है और पेपर 2 में भी आपका 30 नंबर का आता है। ठीक, तो 30 नंबर में जो है आपका मैथ आपकी 30 नंबर की आती है और इसमें 15 नंबर का आपका कंटेंट होता है और 15 नंबर का आपकी पेडागॉजी होती है, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। ठीक, तो ये पेडागॉजी तो जो होती है ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए सेम होती है। ऐसा नहीं है कुछ थोड़ा ही चेंज होता है। बस प्राइमरी में क्या होता है, उसमें प्राइमरी लेवल की पेडागॉजी पूछ ली जाती है और जब पेपर 2 में बनता है तो वो जो है उच्च माध्यमिक स्तर के लिए पूछ ली जाती है। बाकी जो है पेडागॉजी दोनों की सेम है। ठीक है, तो हम दोनों पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की पेडागॉजी 15 नंबर की जो है इसको हम पढ़ेंगे और कंटेंट वाला सीरीज़ जो है उसको हम बाद में स्टार्ट करेंगे इसके बाद। तो आज हम पेडागॉजी की क्लास स्टार्ट करेंगे। इसमें जो है आपका पेडागॉजी रहेगी और उसके बाद इससे रिलेटेड, इसी टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उसको हम ले रखे हैं। ठीक है, देखिए ये आपकी पेडागॉजी है। गणित क्या है इसको हम देखेंगे, इसी से रिलेटेड गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य देखेंगे और इसमें गणित में जो है आपका चिंतन भी आता है, अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन, ये भी पूछा जाता है, इसको देखेंगे। उसके बाद इसी से रिलेटेड हम सारे क्वेश्चंस ले रखे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक, तो पहले हम थ्योरी देखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस को देखेंगे। थ्योरी में हम क्या देखेंगे, पहले देखेंगे हम कि गणित आपकी क्या है, इसकी भाषा क्या है और गणित की प्रकृति क्या है, गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है। और गणित में चिंतन देखेंगे। चिंतन आपका 2 प्रकार का होता है, आपने सीटीपी में भी पढ़ा होगा, अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन, और गणित शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे और इसी टॉपिक से हम क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहली स्लाइड में हमारा क्या है, गणित क्या है, हम ये देखेंगे ना। पहले ये तो पता होना चाहिए कि गणित है क्या आपकी। तो दे रखा है गणित गणनाओं का विज्ञान है। ये तो आपको पता ही होगा कि गणित गणनाओं का विज्ञान है ना। गणित में तो गणना की जाती है ना, हल किया जाता है, कैलकुलेशन किया जाता है गणित में, है ना। तो गणित आपका गणनाओं का विज्ञान है। गणित के बिना, आप तो पता ही होगा, गणित के बिना कुछ भी संभव नहीं है। यहाँ तक कि आप दुकान वगैरह कहीं भी जाएंगे तो वहाँ भी कुछ भी सामान ले रहे हैं तो उसको बताना पड़ेगा। कुछ आप पैसा दिए, 100 रुपये दिए, 30 का सामान लिए तो उसको कुछ वापस करना पड़ेगा। तो वो जोड़ घटा कैलकुलेशन तो करता ही है ना। तो गणित आपकी हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। गणित का बहुत इंपॉर्टेंट है। गणित का आपने देखा होगा हर जगह गणित का यूज होता है ना। गणित के बिना तो इंसान चल ही नहीं सकता आजकल क्या, पहले से ही गणित। दूसरा देखिए, जहाँ पर गणनाओं की प्रधानता हो वही गणित है आपका। यहाँ पर कैलकुलेशन तो होती है, तो जहाँ इसकी प्रधानता हो वही आपकी गणित है। गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है। देखो गणित में तो तर्क किया ही जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी आपसे कोई पूछ लिए 5 + 3 कितना होगा, तो आप तर्क करेंगे, सोचेंगे, तभी तो बताएंगे ना 8 होता है। तो गणित आपका तार्किक विचारों का विज्ञान है। ओके, गणित विज्ञान का अमूर्त रूप है। देखिए विज्ञान में गणित का बहुत यूज होता है। यहाँ तक कि आप वीमा वगैरह निकालते हैं तो उसमें भी गणित का यूज करते हैं। थ्योरम कोई सिद्ध करनी हो गई तब भी आप गणित का यूज करते हैं ना। बिना गणित के आप कुछ सिद्ध नहीं कर सकते। तो गणित जो है विज्ञान का अमूर्त रूप है। अमूर्त मीन्स जो दिखाई नहीं देता, आप चाहे माने या ना माने, बट गणित जो है विज्ञान का अमूर्त रूप है। ठीक है, मानना तो पड़ेगा ही ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल सब कहते हैं कि ईश्वर हैं, बट देखा है किसी ने? दुनिया में किसी ने ईश्वर को देखा थोड़ी ना है, बट ईश्वर हैं। सब मानते हैं ना, हम भी मानते हैं हाँ ईश्वर है। तो वैसे ही गणित जो है विज्ञान का अमूर्त रूप है। ठीक है, गणित तार्किक क्रमबद्ध यथार्थ होती है। यथार्थ मीन्स फैक्ट पर होती है और जो है क्रमबद्ध होती है ना। जैसे कि आप क्लास 1 में प्लस जोड़ घटाओ पढ़े तो वो क्लास 2 में भी काम देगा। आप बीएससी करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, एमएससी करेंगे तब भी आपका जो जोड़ का कॉन्सेप्ट है वो तो ऐसा नहीं है कि आप एमएससी करेंगे तो वहाँ प्लस प्लस का माइनस हो जाएगा। जो आप +2 क्लास 1 में पढ़ते हैं 4 होगा, वही आप एमएससी करेंगे, वहाँ भी अगर कोई पूछेगा +2 कितना होगा तो 4 ही बताएंगे आप ना। ऐसा तो है नहीं कि एमएससी करेंगे तो वहाँ +2 और +2 को जोड़ेंगे तो वहाँ कुछ और बता देंगे। तो ये होता है। ठीक है, क्रमबद्ध होता है। ओके, अब देखिए गणित की भाषा क्या है।
गणित के ज्ञानार्जन के लिए हमें किसी अतिरिक्त भाषा को सीखने की आवश्यकता नहीं है। गणित को सीखने के लिए आपको ऐसा नहीं है कि आप गणित सीखना है तो पहले जाइए आप कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़िए, दूसरी लैंग्वेज पढ़िए, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है गणित में। गणित की भाषा सरल एवं अन्य विद्यालयी पाठ्यक्रम की अपेक्षा सुदृढ़ होता है। गणित के लिए कोई आनुवंशिक लक्षण नहीं पाए जाते हैं, अर्थात हर सामान्य व्यक्ति गणित को सीख सकता है। ऐसा नहीं है कि गणित को सीखने के लिए आपके अंदर कोई भी हेरिडिटी से रिलेटेड कोई भी लक्षण होना चाहिए। आनुवंशिक लक्षण नहीं होता है कि जो जन्म हुआ है इसके अंदर ही गणित सीखने की योग्यता है। हर व्यक्ति गणित सीख सकता है ना। +2 जो किसी को जोड़ना अगर सीखना है जोड़ का, तो वो हर व्यक्ति सीख सकता है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि कोई एक ही व्यक्ति सीख सकता है, तो हर व्यक्ति सीख सकता है। तो ये होती है गणित की भाषा। ओके, गणित की प्रकृति क्या है ये देखेंगे हम। गणित की प्रकृति तार्किक, क्रमबद्ध, यथार्थ और अधिक स्पष्ट होती है। अभी हमने आपको समझाया कि गणित जो है तार्किक होता है, क्रमबद्ध होता है, सीक्वेंस से सीखते हैं ना, और यथार्थ और अधिक स्पष्ट होती है। ठीक है, मैथ में आपको तर्क करना पड़ेगा और ये क्रमबद्ध तरीके से चलता है ना, प्लस माइनस गुणा भाग। गणित की लंबी आकृति क्या है। यहाँ से क्वेश्चन से डायरेक्ट बनते हैं कि गणित की लंबी आकृति का आशय है। ऐसे आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे और इसका आंसर यही होगा, एक संकल्पना से दूसरी संकल्पना बनाना। देखिए, गणित की लंबी आकृति का आशय एक संकल्पना से दूसरी संकल्पना बनाना मीन्स, देखिए आप देखिए जो चेन होती है ना, जैसे चेन, एक चेन दूसरी चेन से जुड़ी होती है ना, तो एक संकल्पना से दूसरी संकल्पना बनाना मीन्स यही हुआ आपका। जैसे आप क्लास 1 में जो सीखेंगे वो क्लास 2 में भी हेल्प करेगा, क्लास 3 में भी हेल्प करेगा, आप PhD कर लेंगे वहाँ भी हेल्प करेगा। जोड़ का नियम आप सीखेंगे तो वो जब तक आप पढ़ेंगे या जब तक रहेंगे हर जगह काम देगा, है ना। ये होता है एक संकल्पना से दूसरी संकल्पना बनाना। गणित शिक्षण के उद्देश्य से, देखिए यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं। गणित शिक्षण के उद्देश्य से देखो 3 टाइप के आपके क्वेश्चंस बनते हैं। एक पूछ लेता है ओनली, वहाँ प्राथमिक और उच्च स्तर नहीं लिखा रहेगा। पहला ये रहेगा गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, फिर आपको 4th ऑप्शन से दे देगा, फिर आपको वहाँ से बताना पड़ेगा। दूसरा होगा गणित शिक्षण का प्राथमिक या संकीर्ण रहेगा, यहाँ पे संकीर्ण स्तर का उद्देश्य, प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य पूछेगा आपसे, और जो पेपर 2 में आपका पूछेगा गणित शिक्षण का उच्च स्तर का उद्देश्य। ठीक है, बस प्राइमरी में आपका प्राथमिक से पूछ सकता है, बट इसको भी पता होना आपको ज़रूरी है। ठीक है, गणित शिक्षण का उच्च स्तर का उद्देश्य। तो पहले हम देखेंगे गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, उसके बाद प्राथमिक देखेंगे, फिर उच्च स्तर का उद्देश्य देखेंगे। पहला देखिए गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। NCF 2005 के अनुसार विद्यालय शिक्षा में गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्र एवं छात्राओं के सोच का गणितीयकरण करना है। देखिए, सोच का गणितीयकरण करना क्या है, ऐसा नहीं है कि सोच का आप प्लस माइनस कर देंगे, ये नहीं है गणितीयकरण करना। गणितीयकरण करना ये होता है कि जो बालक होता है उसके दैनिक जीवन से आप जो उसकी क्षेत्रीय भाषा है उसी से रिलेट करके आप जो है उसके क्वेश्चंस, जो गणित की लैंग्वेज है उसको सिखाएंगे, तब बच्चा सीख भी जाएगा। तो सोच का आप गणितीयकरण करेंगे ना। जैसे बच्चा, देखो आपकी मैथ वाली बुक में भी क्वेश्चन ऐसा रहता है कि बालक जो है दुकान पे गया, उसने 4 पेन खरीदी, 1 पेंसिल खरीदा, 1 रबड़ खरीदा, तो टोटल कितनी वस्तुएं उसने खरीदी। तो ऐसे अगर हम क्वेश्चंस करेंगे, अगर आप ऐसे डायरेक्ट कर देंगे 4 + 3 + 2, तो हो सकता है वो ना बता पाए। लेकिन अगर आप ऐसा बताएंगे, क्योंकि बच्चा होता है दुकान पे जो जाता ही रहता है, तो अगर आप उसको ऐसे पूछेंगे कि उसने 4 पेन खरीदी, 3 पेंसिल खरीदा, 1 रबर खरीदी, तब वो रिलेट कर पाएगा। ऐसे 4 पेन निकालेगा, रिलेट कर पाएगा ना, वो अपने क्षेत्रीय भाषा को और मैथ वाली लैंग्वेज को दोनों को रिलेट कर पाएगा, तो बच्चा बता भी पाएगा। तो उसकी जो क्षेत्रीय भाषा है उसको रिलेट करके हम सिखाएंगे। ये होता है उसके पूर्व ज्ञान से हम नवीन ज्ञान को जोड़ के बताएंगे। ठीक, दूसरा क्या है,
गणित शिक्षण का संकीर्ण या प्राथमिक स्तर का उद्देश्य। इसमें देखिए आपका डायरेक्ट फोर्थ ऑप्शन देखिए, मूर्त से अमूर्त धारणा का विकास, संख्या संबंधी कौशल का विकास, गणितीय संक्रिया का विकास, माप तौल की इकाइयों से विकसित करना। ये आपका प्राथमिक संकीर्ण स्तर का उद्देश्य है। देखिए मूर्त से अमूर्त धारणा का विकास, क्योंकि बच्चा छोटा होता है तो उसको अभी अमूर्त चीज़ नहीं पता होगी। अगर आप उसको अमूर्त चीज़ बताएंगे वो नहीं समझ पाएगा, क्योंकि बच्चा उसका लेवल अभी उतना हाई नहीं होता है। तो उसको हम देखो, आपने प्राथमिक क्लास के जो बच्चों की बुक भी होगी तो देखो उसको फिगर के माध्यम से सिखाया जाता है ना, तो वो जल्दी सीख जाता है। कोई भी चीज़ बताई जाती है तो फिगर दिखा के, जैसे बड़ा से आम बताना है तो आम का फिगर बुक में रहता है ना, प्राइमरी लेवल का जो बुक होता है उसमें रहता है। क्योंकि जब मूर्त से अमूर्त चीज़ को हम सिखाएंगे बच्चा सीख जाएगा। ये होता है ना प्राथमिक स्तर पर मूर्त से अमूर्त होता है। यही चीज़ जब आप उच्च स्तर का उद्देश्य पढ़ेंगे तो उसमें अमूर्त से मूर्त हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या है उद्देश्य, संख्या संबंधी कौशल का विकास करना। संख्या संबंधी मीन्स संख्याओं को वो पढ़ना सीखेगा, संख्याओं को शब्दों में लिखना सीखेगा यहाँ पे, और 3 संख्याओं को लिखना, 2 संख्याओं को लिखना, उनको शब्दों में लिखना, ये सारी चीज़ यहाँ संख्या संबंधी कौशल का विकास होगा। तीसरा गणितीय संक्रिया का विकास। देखिए गणितीय संक्रिया आपकी 4 होती हैं, जोड़ होता है आपका, प्लस घटाव होता है, गुणा होता है और ये भाग होता है। ठीक है, ये आपकी 4 गणितीय संक्रियाएं होती हैं, इनका विकास होता है। और माप तौल की इकाइयों से विकसित करना। देखिए माप तौल की बच्चा जो है माप तौल मापना सीख जाएगा, 2 इकाइयों को मापना तौलना सीख जाएगा, ये सारी चीज़ जो है वो सीख जाएगा। ठीक है, मापना तौलने से जो भी रिलेटेड होगा वो सारी चीज़ें सीख जाएगा। ठीक है, तो ये 4 उद्देश्य हैं आपके संकीर्ण या प्राथमिक स्तर का उद्देश्य से। ठीक, अब देखिए हम देखेंगे गणित शिक्षण का उच्च स्तर का उद्देश्य क्या है। अब उच्च स्तर में क्या होगा, बच्चा थोड़ा उसका विकास हो गया होगा प्राथमिक पे, तो उच्च स्तर पे देखेंगे विश्लेषणात्मक योग्यता को पोषित करना। देखो प्राइमरी में उसका विश्लेषणात्मक योग्यता नहीं पोषित कर पाएगा, क्योंकि विश्लेषणात्मक में क्या होता है, चीज़ों को तोड़ना होता है ना, चीज़ों को तोड़ के सीखना वो प्राइमरी में नहीं सीख पाएगा। तो ये उच्च स्तर का उद्देश्य है। दूसरा परिकलन संबंधी कौशल में दक्षता। सब चीज़ जो हर चीज़ में जो उसकी दक्षता होगी, कौशल होगा, स्किल होगी, उसमें वो दक्षता सीखेगा। ठीक, समस्या संबंधी कौशल में दक्षता, जो समस्या होगी उसका समाधान करने में, उस समस्या के समाधान करने की जो स्किल होगी उसमें दक्षता हासिल करेगा उच्च स्तर का उद्देश्य में। और इसमें देखिए हमने प्राइमरी में आपको बताया, इसमें अमूर्त से मूर्त धारणा का विकास हो जाएगा। इसमें बच्चों का जो चीज़ वो नहीं सामने होगा उसको भी सीख जाएगा ना, क्योंकि उच्च स्तर में उसका लेवल थोड़ा हाई हो जाता है, प्राइमरी में उतना नहीं होता। अमूर्त चीज़ों बिना चीज़ दिखाए बच्चे को नहीं सिखा सकते हैं ना, तो ये आपका उच्च स्तर का उद्देश्य है। ठीक है, अब देखिए गणित में चिंतन क्या होता है, सोच, ये आपने सीडीपी में भी पढ़ा होगा। चिंतन आपके 2 प्रकार के होते हैं, अपसारी चिंतन, जिसे इंग्लिश में डाइवर्जेंट थिंकिंग, खुले मुक्त अंत वाला प्रश्न कहेंगे, और दूसरा है अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग, बंद अंत वाले प्रश्न। ओके, ये 2 चिंतन हैं, दोनों चिंतन से क्वेश्चंस बनते हैं। इससे हमने क्वेश्चंस लिया है, देखिए कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। पहले हम देखेंगे क्या है आपका अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, नाम देखिए डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन होगा और आप जवाब इसके कई सारे दे पाएंगे। ठीक, एक क्वेश्चन कोई पूछेगा तो आप स्वतंत्र होंगे जवाब देने के लिए, कोई फिक्स नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, सूरज किधर से निकलता है, हैं? तो ये सारे फैक्ट होते हैं ना, ये आपके अभिसारी में जाएंगे, ये अपसारी होता है। ठीक है, देखिए ऐसे प्रश्नों का उत्तर एक से अधिक प्रकार से दे सकते हैं और अपने विचारों को रखने का अवसर मिलता है। अपसारी चिंतन में क्या होगा, कोई भी एक क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसा नहीं है कोई फिक्स क्वेश्चन है। फिक्स क्वेश्चन जैसे कोई पूछ लिया कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो एक ही दिन जन्म हुआ होगा ना, तो एक ही दिन तो बताएंगे आप। ऐसा थोड़ी ना है कोई कि हर व्यक्ति अलग अलग बता पाएगा, क्योंकि फैक्ट है, एक चीज़ बताएंगे तभी आपका आंसर भी सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो इसमें ये नहीं होता है, इसमें ये होता है कि कोई भी क्वेश्चंस पूछे तो आपको कई प्रकार से दे सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैथ की एग्जाम्पल देखिए, जैसे कोई 2 संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 24 हो, तो कोई भी ये क्वेश्चंस पूछ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कोई 12 गुणे 2 बताए 24 ही बताए, हैं 12 दूना 24 ही बताए।
ज़रूरी नहीं है कोई बता सकता है 8 त्रिक 24 बता सकता है, 8 तिहाइयाँ कोई 24 बता सकता है ना, 24 इक्का में 24 बता सकता है कोई, ज़रूरी नहीं है कोई एक ही बताएगा ना। ये होता है अगर कोई पूछ लेता 5 + 3 कितना होगा, तो वो फिक्स है, वो अभी सारी में चला जाएगा, वो फिक्स है कि 8 ही बताना है। अगर 9 बता देगा तो उसका आंसर गलत हो जाएगा। बट इसमें मल्टीप्लिकेशन का है तो हम पूछ सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कोई एक ही बताएगा ना। देखो 4 तरह से इसका आंसर दे सकते हैं, चारों आंसर आपके सही होंगे, तो इसमें हम स्वतंत्र हैं अपने विचारों को कहने के लिए, ठीक है। तो ये होता है आपका अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट, देखो डाइवर्जेंट है ना, तो हर तरह से हम सोच सकते हैं इसमें। दूसरा यही आपका है अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन नाम देखिए कन्वर्जेंट, इसमें आप एक प्रकार से आंसर बता सकते हैं, वही फिक्स होगा ना, सारे क्वेश्चंस का केवल एक ही जवाब होगा इसमें, ये होता है। एरो आपकी इधर आ जाएगी। जैसे हमने बताया कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो कोई बच्चा एक ही बताएगा, 2 अक्टूबर को है, एक ही आंसर तो बताएगा। कोई ऐसा नहीं है कि कोई जनवरी बता दिया, कोई फरवरी, कोई मार्च, कोई अप्रैल, ऐसा नहीं है, वो अपसारी में हो जाएगा। बट अपसारी में आपका बस एक ही फैक्ट होता है। तो इसमें देखिए क्या दे रखा है, ऐसे प्रश्नों का उत्तर केवल एक प्रकार से दे सकते हैं, इन प्रश्नों में अपने विचारों को रखने का अवसर नहीं मिलता है, ऐसे प्रश्न फैक्ट पर आधारित होते हैं, ठीक है। इसमें हम ज़्यादा एक ही आंसर बताएंगे, 2-3 आंसर नहीं बता सकते हैं। बट जैसे हमने गुणनफल वाले में बताया, तो ज़रूरी नहीं है कोई 12 × 12, 12 दूनी 24 बताया है ना, तो उसमें हर तरह से क्वेश्चन बता, आंसर आपका 24 आना चाहिए, बस यही है। बट इसमें क्या है, आप एक ही तरह से आंसर दे सकते हैं। जैसे अभिसारी चिंतन समझने के लिए आप यही समझ लीजिए, जैसे हमने बताया कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर। सूरज आपका किधर से निकलता है, तो एक ही साइड से बताएंगे, ऐसा थोड़ा ना उत्तर बता देंगे या दक्षिण बता देंगे, हैं। तो ये आपका अभिसारी चिंतन है, इसे कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। जैसे आपसे एग्जाम्पल में क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, तो 2 होती है। आप 2 बताएंगे तभी आपका राइट आंसर होगा, ऐसा नहीं आप 3, 4, 5 बता देंगे तो तब आपका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो इसमें एक ही आंसर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल दे दिए, देखो पूछ लिए 6 + 9 कितना होता है, तो 15 ही बताना पड़ेगा, ऐसा नहीं आप 16 बता देंगे, 17, 18, 19 बता देंगे, एक ही आंसर इसमें होता है। अब इतना MCQ बेस्ड क्वेश्चन होता है, जैसे आपसे अभी सीटेट में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 4th ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक ही आंसर सही होगा। जब आपने वही आंसर बताया होगा तभी आपको 1 नंबर मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा ना। चारों ऑप्शन में से ऐसा थोड़ी नहीं, चाहे जो ऑप्शन बता दो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, नहीं ना। तो एक ऑप्शन आपको बताना पड़ेगा, वही सही होगा। तो ये MCQ बेस्ड होता है, ठीक है। अब देखिए लास्ट टॉपिक है हमारा गणित शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। इसके बाद हम क्वेश्चंस को देखेंगे, कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं गणित शिक्षण को। विषय वस्तु संबंधी कारक, देखिए विषय वस्तु जो है आपकी, वो भी गणित शिक्षण को प्रभावित करती है। देखिए विषय वस्तु करके सीखने, क्रिया केंद्रित अनुभव द्वारा सीखने के सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए। विषय वस्तु बालकों के अनुरूप होनी चाहिए। देखिए विषय वस्तु जो है करके सीखने पे आधारित होनी चाहिए। जैसे आप मैथ में कोई भी चीज़ बता रहे हैं, तो किसी भी पजल के थ्रू आप उसको सॉल्व करने के लिए कहेंगे, खेल के थ्रू बताएंगे, तो बच्चा उसमें करके सीखेगा, तो वो चीज़ जो आप बताएंगे वो उसको बहुत लंबे टाइम तक उसके माइंड में सेट रहेगी ना, भूलेगा नहीं बच्चा। तो ये होता है कि विषय वस्तु करके सीखने और क्रिया केंद्रित मतलब करके सीखे बच्चा, खेल के द्वारा सीखे, अनुभव द्वारा सीखने के सिद्धांत पर, उसके दैनिक जीवन का जो अनुभव होगा उसके अकॉर्डिंग सीखने के सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए। और विषय वस्तु जो है आपके बालकों के अनुरूप होनी चाहिए ना, बालकों के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है बच्चा प्राइमरी का है तो आप उसको उच्च स्तर का पाठ्यक्रम दे दिए तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। तो ये बात है, ये बालक के जो विषय वस्तु है ये उसको प्रभावित करने वाले कारक हैं, ठीक है। और बालक संबंधी कारक जो हैं ये विषय वस्तु संबंधी कारक थे। अब बालक संबंधी जो कारक हैं उसको देखेंगे। यदि बालक कक्षा में होकर भी कक्षा में ना हो, अर्थात उसका ध्यान थोड़ी देर के लिए हट जाए, या बालक संबंधी मन में बना डर भी गणित शिक्षण को प्रभावित करता है। देखिए बालक संबंधी क्या कारक क्या होता है, बहुत सारे बच्चे मैथ से डरते हैं, अरे मैथ टफ होता है, उसको हल करने की प्रैक्टिस नहीं की, अभ्यास नहीं की, बट ये सुन रखा है कि मैथ टफ होती है तो मैथ टफ होती है। अगर उसके मन में पहले से ये डर बना हुआ है तो वो गणित नहीं सीख पाएगा ना। तो ज़रूरी है कि उसको हम सिखाएं, उसके प्रीवियस नॉलेज से उसकी क्षेत्रीय भाषा को रिलेट करके बताएं उसको, तो वो सीख जाएगा, ठीक। तीसरा टॉपिक है आपका अध्यापक संबंधी कारक।
अध्यापक संबंधी जो कारक हैं वो गणित शिक्षण को प्रभावित करते हैं। देखिए कौन कौन से हैं। एक, अच्छे शिक्षक को विशेष विषय में अच्छी पकड़ होनी चाहिए, संकल्पनाओं को व्यवहारिक रूप में प्रस्तुत करने के योग्य होना चाहिए और स्वभाव में कठोर नहीं होना चाहिए। अध्यापक जो है वो बालक का बहुत अच्छा दोस्त होता है। ऐसा नहीं है उसको एकदम कठोर व्यवहार वो करेगा तो बच्चा अगर उसको कहीं भी कन्फ्यूज़न होगी तो वो पूछेगा भी नहीं, डर जाएगा ना। तो शिक्षक को जो है वो कठोर नहीं होना चाहिए स्वभाव में, और उसकी अपने सब्जेक्ट में, जैसे मैथ वाले सब्जेक्ट में उसकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, टीचर अच्छा होना चाहिए, उसको उसके बारे में आना चाहिए, और कॉन्सेप्ट को जो है वो व्यवहारिक रूप में उसके व्यवहार में, ठीक है, वो जो व्यवहार में जैसे बालक अपने व्यवहार में जो करता है उसके क्षेत्रीय भाषा को रिलेट करके सिखाएंगे तो वो सीख जाएगा ना। जैसे बच्चा टॉफ़ी लाने जाता है तो हम उससे पूछेंगे, अगर ऐसे डायरेक्ट पूछेंगे बच्चों से 5+3 कितना होता है, तो हो सकता है वो जल्दी से ना बता पाए प्राइमरी लेवल में। बट अगर आपसे पूछेंगे आपने 5 कॉपी लाई, 2 पेन और लाई, तो टोटल कितने हो गए, तो हो सकता है वो बता देगा 7 हो गई। ठीक, तो ये है कि उसके व्यवहारिक जीवन से जो है व्यवहारिक रूप में प्रस्तुत करने के योग्य होना चाहिए शिक्षक को, तभी बच्चा जो है वो अच्छी तरीके से सीख पाएगा। ठीक, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है उसको देखेंगे हम, जो हमने थ्योरी की। पहला क्वेश्चन आपका है, ये बना है, देखिए ये बना आपका जनवरी 2012 में। ये क्वेश्चन आपका जनवरी 2012 में बना। कह रहा है योग और व्यवकलन पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने की विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करने के लिए आकलन के शीर्षक हैं। कह रहा है जो योग और व्यवकलन में घटाव होता है, माइनस पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने के लिए विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करने के शीर्षक हैं, हमको ये बताना है। ऑप्शन देखिए 4 दे रखे हैं आपके। देखिए, सवाल का बोधन, निष्पादित की जाने वाली संक्रिया की पहचान, समस्या का गणितीय रूप में निरूपण, सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण। तो पहला ऑप्शन सी राइट आंसर है। दूसरा क्या कह रहा है, सवाल का बोधन, सही जवाब लिखना। देखिए ये जो कह रहा है क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो प्लस मीन्स जो जोड़ और घटाव पर आधारित शब्दों में दिए गए सवाल हैं, तो विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करने के शीर्षक क्या है, जो बच्चा हल करता है उसका मतलब मेन पर्पस क्या है, ये हमको बताना है। तो सवाल का बोधन और सही जवाब लिखने के लिए ये दिए गया है, तो ये तो गलत बात है ना। सही जवाब ही लिखने के लिए, सवाल की पहचान, सही संक्रिया निष्पादित करना, सही नहीं गलत भी कर सकता है, तो उसकी त्रुटि के अकॉर्डिंग उसको सिखा सकते हैं ना। गलत, आंशिक रूप से सही, पूर्णतः सही, ये भी गलत है। पहला ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। सवाल का बोधन, सवाल को समझेगा, निष्पादित की जाने वाली संक्रिया की पहचान करेगा। संक्रिया मीन्स जोड़, हमने बताया ना 4 संक्रियाएं होती हैं आपकी, जोड़, घटाव, गुणा, भाग। इसकी पहचान करना सीखेगा। समस्या का गणितीय रूप में निरूपण करना सीखेगा। जो शब्दों में लिखा गया है उसको अंकों में लिखेगा, और सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण। तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ये नवंबर 2012 में बना। ये कह रहा है किन 2 संख्याओं को गुणा करने पर गुणनफल 24 प्राप्त होगा। ये देखो हमने आपको एग्जाम्पल भी लिया था जब हमने आप सारी चिंतन पढ़ा था। देखिए ये चिंतन से क्वेश्चन बनाया आपका 2012 में, कि हमको ये बताना है। ये देखो क्वेश्चन से पूछ रखा है 2 संख्याएं आपको बतानी है कि गुणनफल 24 हो। तो ज़रूरी नहीं है कि आप 8 और 3 का मल्टीप्लाई करके ही 24 बताएं, आप 12 और 2 का मल्टीप्लाई करके भी 24 बता सकते हैं ना। तो इसका आंसर हम 2, 3, 4 तरीके से दे सकते हैं। तो ये मुक्त अंत वाला प्रश्न है, ऐसा नहीं है फैक्ट वाला है कि एक ही MCQ बेस्ड है। तो यही हमको बताना है। देखिए ऑप्शंस दे रखा है, बच्चों को सामान्य समस्या समाधान रणनीतियों को सुझाता है ताकि वह सही उत्तर दे सके। ये बात तो गलत है, पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है अधिसंज्ञानात्मक रूप से चिंतन करने में बच्चों की सहायता करता है, बच्चों की सहायता करता है, ये गलत है। तीसरा कह रहा है मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके लिए 1 से अधिक उत्तर है। बिल्कुल मुक्त अंत वाला प्रश्न है ना, ये आपका आप सारी चिंतन से क्वेश्चन बना है। इसमें हम 1 से अधिक तरीके से क्वेश्चन दे सकते हैं। 12 × 1 करेंगे तब भी 24 × 1 करेंगे तब भी आपका 24 आएगा। 12 × 2 करेंगे तब भी आपका 24 आएगा। 8 × 3 करेंगे तब भी आपका 24 आएगा। 3 × 8 करेंगे तब भी आपका 24 आएगा। तो हम 1 से अधिक तरीके से इसका आंसर दे रहे हैं ना, तो इसीलिए मुक्त अंत वाला प्रश्न है। तो बंद अंत वाला तो ये प्रश्न है नहीं, इसलिए चौथा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ये बना आपका फरवरी 2014 में।
कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लेखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। ये हमने आपको बताया था ना, गणित की लंबी आकृति का आशय है, हमने ये पढ़ा था, आपको दिखा भी दे। तीसरा क्वेश्चन था हमारा, देखिए हम आपको दिखा देते हैं। गणित की लंबी आकृति से डायरेक्ट क्वेश्चन बना है आपका, कहाँ गया, ये है ना, गणित की लंबी आकृति का आशय है एक संकल्पना से दूसरी संकल्पना बनाना, ये हमने आपको बताया था, वही क्वेश्चन यहाँ पूछा है। तीसरा क्वेश्चन था हमारा ये। तो लंबी आकृति क्या, चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, तो चौथा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना, ये ऑप्शन तो होगा नहीं। गणित के खेलों का सृजन, ये भी नहीं होगा। हस्तलिखित अनुभव प्रदान करना, ये भी नहीं है, ठीक है। गणित की लंबी आकृति हमने आपको बताया, एक संकल्पना से दूसरी संकल्पना बनाना। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ये आपका बना फरवरी 2015 में। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का, देखिए संकीर्ण उद्देश्य पूछ रहा है। संकीर्ण उद्देश्य मतलब हमने बताया था आपको प्राइमरी स्तर पर उद्देश्य, संकीर्ण या प्राइमरी उद्देश्य पर उद्देश्य पूछेगा तो ये आपका देखिए संकीर्ण स्तर या प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य आपको बताना है, ना तो आपको उच्च स्तर का बताना है, ना तो आपका मुख्य पर, ठीक है। तो प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य हमने 4 पॉइंट आपको नोट करवाए थे, अगर आपको याद होगा तो। पहला क्या कह रहा है कि देखिए रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा, तो ये तो पहले में है नहीं, अभी हम आपको दिखाते हैं। संकीर्ण स्तर पर उद्देश्य संख्यात्मक कौशलों का विकास, बिल्कुल दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमने इस प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य पढ़ा हुआ था, आप इसे चाहे संकीर्ण कहें या प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य, दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ओनली संकीर्ण लिखा है, प्राथमिक नहीं लिखा है। तो इसमें प्राथमिक स्तर पर बच्चा संख्याओं को लिखना, संख्याओं को शब्दों में लिखना, 3 संख्याओं को लिखना, 4 संख्याओं को लिखना, ये सारी चीज़ें सीखता है प्राथमिक स्तर पर। तो ये दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बीजगणित पढ़ाना, तो बीजगणित में नहीं होता है बच्चा, प्राइमरी में बीजगणित नहीं पढ़ता। परिकलन व मापन पढ़ाना, दूसरा ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ये फरवरी 2016 में बना। कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। हमें यह बताना है कि प्राथमिक स्तर में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है। यहाँ आपसे ना प्राइमरी स्तर पर पूछ रहा है और ना ही उच्च स्तर पर पूछ रहा है, यहाँ हमसे मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये हमने अंडरलाइन कर रखा है, मुख्य उद्देश्य आपको बताना है। तो बच्चों की सोच विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण रूप देना, ये तो मुख्य उद्देश्य है। बच्चों के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, ये भी सही है। समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना, गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना। बिल्कुल हम प्राइमरी में पढ़ाते हैं, ऐसा कंटेंट देते हैं ताकि वो उच्च स्तर में भी हेल्प करे आपका ना, तो ये भी है मुख्य उद्देश्य आपका। समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना, देखिए समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना ये नहीं है मुख्य उद्देश्य आपका। सोच का गणितीयकरण करना ये तो है, और बच्चों के संदर्भ में गणित का वर्णन तो करना ही है। तो तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ राइट आंसर होगा, क्योंकि हमसे पूछा था कि मुख्य उद्देश्य कौन सा नहीं है, ठीक है। तो नहीं है जो है वही हमको बताना था। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, ये फरवरी 2016 में बना। कह रहा प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण बतानी हमको, सबसे अधिक महत्वपूर्ण। तो देखिए सीटेट में ऐसा होता है कि 2 ऑप्शन भी आपके राइट आंसर होते हैं, बट उसमें से सबसे बेस्ट कौन होता है वही हमको बताना होता है, ठीक। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बताना है, ज़रूरी नहीं है इसमें एक ही ऑप्शन से राइट आंसर होगा, 2 भी होता है, बट जिसमें से जो सबसे बेस्ट होगा इस ऑप्शन के लिए वही हमको बताना होगा। पहला ऑप्शन दे रखा है संकल्पना का उच्च स्तर कक्षाओं में संबंध जोड़ा जाना चाहिए। दूसरा कह रहा है संकल्पना को जटिल रूप से सरल रूप में प्रदर्शित करना चाहिए। ये तो बिल्कुल ही गलत है, जटिल से सरल नहीं, हमने सरल से जटिल पढ़ा था, ठीक है। तीसरा कह रहा है संकल्पना को पूर्णतः श्रेणीबद्ध में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सही बात है, श्रेणीबद्ध तो करना ही चाहिए ना, पहले हम प्लस माइनस पढ़ाएंगे उसके बाद तो उसके आगे का बढ़ाएंगे ना।
देखो बच्चा पढ़ता है तो पहले उसको जोड़ बताया जाता है, ऐसा नहीं डायरेक्ट उसको भाग करना बताया जाता है। पहले उसको प्लस करना बताया जाता है, फिर माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, फिर डिवाइड करना बताया जाता है। 14 कह रहा संकल्पना को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बिल्कुल चौथा ही ऑप्शन आपका सबसे महत्वपूर्ण है पाठ्यपुस्तक। देखिए ये ऑप्शन से भी राइट आंसर था, तीसरा भी सही था आपका, लेकिन पूछ रहा है सबसे महत्वपूर्ण बताना है ना। प्राथमिक स्तर पर हमने प्राइमरी लेवल पे पढ़ा हुआ था कि बच्चों को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मूर्त मीन्स जो बच्चा देख सकता है। जैसे हमको फॉर एग्जांपल हमको कुछ भी पढ़ाना है, जैसे हम छोटा से आम भी पढ़ाते हैं तो देखिए बुक में फिगर में आम बना रहता है। क्यों बना रहता है? क्योंकि बच्चा देख के सीखेगा, छोटा से आम उसको याद हो जाता है ना। मूर्त से करना है। उच्च स्तर में आप अमूर्त से मूर्त कर सकते हैं, बट प्राइमरी में जो है आपका मूर्त से अमूर्त होना चाहिए, ठीक। तो चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, ये फरवरी 2016 में बना। कक्षा 1 और 2 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? क्लास फर्स्ट और सेकंड में गणित शिक्षण के अधिगम के लिए हमें बताना है कौन सा सही है, ठीक है। पहला ऑप्शन दे रखा है अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर प्राप्त कराए जाने चाहिए। दूसरा कह रहा है कक्षा 1 और 2 में केवल गणित के मौखिक प्रश्नों को कराया जाना चाहिए। केवल मौखिक लगा दिया है, केवल तो वैसे ही निगेटिव होता है आपका, दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा और कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है? कक्षा 1 और 2 में गणित नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए? कक्षा 1 और 2 में बच्चा प्लस माइनस करना सीखता है, और ये कह रहे हैं कि क्लास फर्स्ट और सेकंड में गणित पढ़ाया ही जाना नहीं चाहिए। बताओ। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि गणित का अन्य विषयों जैसे भाषा और कला इत्यादि के समाकलन से किया जाना चाहिए। गणित पढ़ाते हैं तो देखो क्लास फर्स्ट में जो है भाषा में, ये देखो आपकी मैथ होती होगी, अलग से कोई बुक नहीं होती है, उसी में आपका मैथ सिखाया जाता है ना। तो ये तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ये कोई बात नहीं है कक्षा 1 और 2 में गणित नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक, और अवसर अधिक उपलब्ध कराए जाने चाहिए। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, ये फरवरी 2016 में बना। कह रहा है अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं। हमने संक्रियाएं आपको बताई थी, कौन सी? जोड़, घटाव, गुणा, भाग, यही है आपकी। देखिए इसमें बताना, हमने आंसर ही बता दिया आपको। पहला ऑप्शन दे रखा है योग, भाग, परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना। ये आपकी अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं नहीं है, पहला ऑप्शन आपका गलत होगा। परिकलन, संगणना, रचना करना और समीकरण बनाना, ये भी नहीं है आपका। योग, गुणा, भिन्नों को दशमलव में बदलने और सम आकृतियों की रचना करना, ये भी नहीं आपका। चौथा ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। योग, व्यवकलन, गुणा और भाग। व्यवकलन को हम घटाव कहते हैं, ठीक। तो प्लस माइनस, गुणा और मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये 4 हैं आपके। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, ये भी फरवरी 2016 में बना। कह रहा है कि एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का प्राप्त ज्ञान होना चाहिए। आपको दशमलव सिखाना है तो आप दशमलव सिखाएंगे तो कौन सी जानकारी उसको पहले से पता होनी चाहिए, तब आप दशमलव सिखा पाएंगे। ये क्वेश्चन से पूछ रहा है। पहले उसको योग पता होगा तब आप दशमलव सिखाएंगे, व्यवकलन पता होगा तब दशमलव सिखाएंगे, स्थानीय मान पता होगा तब आप सिखाएंगे, या गुणा पता होगा तब आप सिखाएंगे। देखिए दशमलव में क्या करना होता है, जैसे कि 7, 8, 9 ऐसे कुछ भी संख्या लिख रखी है, तो इसमें ज़रूरी नहीं आपको प्लस करना आता हो तब आप सिखा पाएंगे। माइनस करना अगर बच्चे को नहीं आता तब भी आप दशमलव सिखा सकते हैं। गुणा करना नहीं आता तब भी आप दशमलव सिखा सकते हैं। लेकिन अगर स्थानीय मान नहीं आता है तब उसको नहीं सिखा सकते दशमलव पढ़ाना। क्यों? क्योंकि स्थानीय मान में देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हम ऐसे पढ़ाते हैं ना, इंटू 10 लिख दिए, इंटू 10 की पावर -1 लिख दिए। तो जब उसको स्थानीय मान पता होता है, इकाई, दहाई, सैकड़े के बाद हमको दशमलव लगाना है, तब तो बच्चा कर पाएगा ना। तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसको योग आता हो तब आप दशमलव सिखाएंगे। घटाव करना नहीं आता तब भी आप सिखा सकते हैं उसको दशमलव करना, बट स्थानीय मान अगर उसको नहीं आता तब आप सिखा नहीं सकते। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि अगर आप दशमलव सिखाने से पहले बच्चे को स्थानीय मान आना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन ये ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है शायद, 1-2 क्वेश्चन और हैं आपके।
ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, कोई भी अलग से नहीं है। ये सितंबर 2016 में पूछा गया। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। देखिए, प्राथमिक स्तर पर हमको बताना है, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है, ये हमको बताना है। ठीक है, गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना, गणित को बच्चे की ज़िंदगी के अनुभव का भाग बनाना, बिल्कुल सही बात है। समस्या समाधान की समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना रहेगा, यहाँ खाना नहीं रहेगा भाई, प्रोत्साहित करना, तर्कसंगत विचारों को प्रोत्साहित करना। तो सारे ऑप्शन सही हैं। पहला ऑप्शन आपका हमको नहीं है वही बताना था, तो पहला ऑप्शन ही आपका गलत है, क्योंकि हमको बताना ही गलत वाला था, तो इसलिए पहला ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। बाकी देखो, प्राथमिक स्तर पर हम बच्चों की ज़िंदगी के अनुभव, मतलब बच्चे के दैनिक जीवन से रिलेट करके अनुभव उसका जो होगा उसी से रिलेट करके पढ़ाएंगे। समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करना बताएंगे, और तर्कसंगत विचारों को भी बच्चों को तर्क करने के लिए भी बताएंगे। ठीक, तो ये सारे ऑप्शन सही है आपके। बट प्राइमरी लेवल में आप अमूर्त पढ़ाई की तैयारी, क्योंकि बच्चा उतना भी हाई लेवल नहीं होता, मैच्योर भी नहीं होता है, तो उसको मूर्त चीज़ें दिखा कर हम पढ़ाते हैं ना। अभी हमने आपको बताया कि प्राइमरी में हम मूर्त से अमूर्त की ओर जाते हैं, उच्च में हम अमूर्त से मूर्त जाते हैं। ठीक, तो पहला ऑप्शन आपका गलत है, पूछा ही गलत है, इसलिए गलत वाला ही सही होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, ये आपका बना दिसंबर 2018 में। कह रहा है गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। गणित को सीखने के संबंध में कौन सा सही है, ये हमको बताना है। ठीक, गणित कौन कौन सीख सकता है, हमको ये बताना है। पहला ऑप्शन है आमतौर पर लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं। ये तो कोई बात नहीं है, आजकल तो लड़कियां ही टॉप कर रही हैं, तो पहला ऑप्शन गलत है, ये तो सत्य नहीं है। दूसरा कह रहा है हर कोई गणित सीख सकता है। बिल्कुल हर कोई गणित सीख सकता है, ऐसा कोई नहीं है कि हम पहले से बता सकते हैं ये गणित सीख सकता है ना। तीसरा कह रहा है गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है। कह रहा है केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है, इसलिए तीसरा ऑप्शन आपका गलत होगा। चौथा है गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है। नहीं, कठिन विषय नहीं है, ये तो हम हवा बना रखे हैं कि हाँ गणित एक टफ है। गणित टफ नहीं है, आप कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए, आपको आ जाएगा। गणित आपकी टफ नहीं है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे देखेंगे, ये जुलाई 2019 में बना। कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम, हमको एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग बताना है प्राथमिक स्तर पर गणित का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, ये हमको बताना है। पहला ऑप्शन दे रखा है कार्य विधि ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए, कार्य विधि ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए। दूसरा कह रहा है गलती संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए। नहीं, कठोरता देने वाला नहीं होना चाहिए, कठोरता दे देंगे तो बच्चा सीखेगा कैसे। छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए। छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। बिल्कुल प्रतिदिन के अनुभवों से अगर संबंधित होगा तो बच्चा सीख जाएगा जल्दी। चौथा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। जो प्रतिदिन का उसका अनुभव होगा बच्चे के दैनिक जीवन से, उसका पाठ्यक्रम अगर वैसा होगा तो बच्चा जल्दी सीख जाएगा। ठीक, जो चीज़ आप बताएंगे तो उसके माइंड में सेट भी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, ये आपका जनवरी 2021 में बना। कह रहा प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए कौन सा अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये हमको बताना है। पहला ऑप्शन आपका दे रखा है उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना, प्रौद्योगिकी के प्रोत्साहन और तैयारी कराना, बच्चों को गणित के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना, परिकलन में परिशुद्धता विकसित करना। देखिए, हमसे प्राथमिक स्तर पर पूछा है, तो गणित को बच्चों को जीवन के अनुभवों का भाग बनाना, ये आपका राइट आंसर होगा। ओके, तो ये हमारी थ्योरी थी और उससे रिलेटेड जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीटेट में पूछे गए थे वो सारे ये क्वेश्चंस थे। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। और फिर भी अगर आपको कुछ भी ना समझ में आया हो तो वीडियो एक बार दोबारा से प्ले करके देखें जहां आपको डाउट हो। ओके, फिर भी नहीं समझ आ रहा हो तो आप कमेंट करेंगे, तब हम आपके डाउट को क्लियर ज़रूर करेंगे। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।